दी क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। ठीक है, एक ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट होते कितने प्रकार के हैं और उसको कितने भागों में आप बांट सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, और मोनोपोली भी पढ़ा है, एक और भी कुछ था फर्स्ट ईयर में, वो भी आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो लेकिन इसके बीच के भी कई सारे चीज़ें होती हैं या कई सारे टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं आपके यहाँ पर। यहाँ मान लीजिए एक छोर पर आपने लिख दिया परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, और एक छोर पे हो गया मोनोपोली। यहाँ पर मैनी या अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, और यहाँ हो गया आपका ओनली एंड बायर्स। हाँ ओनली, क्या बोले आप? वन सेलर मैम। हाँ, मोनोपोली में वन सेलर। ठीक है, तो ये हो गया, ये बहुत ही मतलब दोनों ही कंडीशन एक्सट्रीम कंडीशन है। एक में तो आप कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा सेलर्स एंड बायर्स होंगे, और एक में कह दिया आपने कि एक ही होगा। ठीक है, क्लासिकल्स क्या कहते थे, जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे वो कहते थे कि परफेक्ट कंपटीशन होगा मार्केट में, और कहीं कहीं होगा तो मोनोपोली होगा। लेकिन बाद के टाइम पर रॉबिन्सन का नाम अगर आपने सुना होगा तो उन्होंने बताया कि इन दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस के बीच में भी बहुत सारे मार्केट टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं, और इन सारे मार्केट टाइप्स जो इन दोनों कंडीशंस के बीच में होंगे उनको उन्होंने कहा इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, जो दो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं उनके बीच में जो मार्केट टाइप्स एग्जिस्ट करेंगे रियल वर्ल्ड में, ठीक है, उनको उन्होंने इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट टाइप का नाम दिया। ठीक है, तो ये जो है परफेक्ट कंपटीशन भी बहुत इसके जो अजम्पशंस है वो रियल वर्ल्ड में कभी कभी सुटेबल नहीं होते हैं, नॉट सुटेबल। जैसे कि परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, हाँ, इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अजम्पशन है कि इन्फॉर्मेशन जो होगा वो परफेक्ट होगा। ठीक है, मतलब कि जो भी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है, कोई बेच रहा है, सेलर है, तो उसे अपने रॉ मटेरियल्स के बारे में पूरी जानकारी होगी कि कहाँ मिल रहा है, और जो बायर्स हैं उनको पता है कि जो भी प्रोडक्ट है वो कहाँ मिल रहे हैं या उनकी प्राइस कितनी है। ये सारी चीज़ें बायर्स को भी पता है परफेक्टली और सेलर को भी पता है परफेक्टली, जो कि रियल वर्ल्ड में एक अनरियलिस्टिक अजम्पशन के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये एक एक्सट्रीम हो गया। और फिर एक मोनोपोली हो गया, तो वो भी एक दूसरे छोर पर है। मोनोपोली एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोनोपोली ही एग्जिस्ट करती है या तो परफेक्ट कंपटीशन ही एग्जिस्ट करती है। इन दोनों ही मार्केट टाइप्स के बीच में भी बहुत सारे मार्केट टाइप्स होते हैं जिसे हम इम्परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं, और इसे दिया रॉबिन्सन ने। ठीक है, इसका नोशन दिया। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से मैं हेडिंग डालती हूँ, दी क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स। ठीक है, अब हम कुछ कॉलम्स बनाते हैं यहाँ पर। where is my cursor? टाइप्स ऑफ मार्केट, टाइप्स ऑफ मार्केट, यहाँ पर नंबर ऑफ फर्म्स और बायर्स,
प्रोडक्ट टाइप, कि प्रोडक्ट किस मार्केट में किस तरह का अवेलेबल है, बिक रहा है। दूसरा चौथा है यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, ईपी से इसको डिनोट कर रही हूँ। फिफ्थ है डिग्री ऑफ कंट्रोल, डिग्री ऑफ कंट्रोल। और सिक्स आप लिख दीजिए ईज ऑफ एंट्री, ईज ऑफ एंट्री। ठीक है, अब जो है आपने पहले कह दिया यहाँ पर कि पहला जो मार्केट टाइप है वो मैम सेकंड नंबर में क्या लिखा है? नंबर ऑफ फर्म्स एंड बायर्स, नंबर ऑफ फर्म्स स्लैश बायर्स। ठीक है, यहाँ पर पहला जो मार्केट टाइप आपने कह दिया कि ये है हमारा परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, और यहाँ पर आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखा, तो नंबर ऑफ फर्म्स जो है लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट टाइप कैसा है, होमोजीनियस है। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस कैसी है, इनफिनिट है। और डिग्री ऑफ कंट्रोल प्राइस पर नन। ठीक है, और फ्री एंट्री, ईज ऑफ एंट्री कैसी है, फ्री एंट्री ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है, जो प्रोडक्ट्स डिफरेंट, यानी कि ये जो लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कैसा है, वो एक ही जैसा है। ठीक है, तो ये अजम्पशन भी किस तरह का है, थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है, क्योंकि मान लीजिए हम लोग कोलगेट इस्तेमाल करते हैं, तो क्या सारी कंपनियां एक ही तरह का कोलगेट हमें देती है, या कोलगेट अगर हम नाम ना ले, या टूथपेस्ट अगर हम कहें, तो क्या सारी कंपनियां एक ही तरह का टूथपेस्ट देती हैं, नहीं देती है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हो गया तो वो एक ही जैसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक अनरियलिस्टिक अजम्पशन है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये एक वजह है जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन जो फर्म का टाइप है या मार्केट का टाइप है वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है। फिर इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस जो है वो बताया कि इनफाइनाइट है। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का जो डिमांड कर्व होता है वो कुछ इस तरह से बनता है, जहाँ पर प्राइस का कोई भी असर क्वांटिटी डिमांडेड पर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो प्राइस इज़ गिवन। ठीक है, आपको अगर याद होगा तो ये कहा जाता है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म्स के लिए, मान लीजिए पीसी के लिए कहा जाता है कि दे आर प्राइस टेकर्स, है ना। इनका कोई भी वो नहीं होता है, कंट्रोल नहीं होता है कि वे प्राइस को अफेक्ट करें। ठीक है, प्राइस इज़ गिवन और वो अपने अकॉर्डिंग उनका जितना मन करे वो इसी प्राइस पर डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। ठीक, और लास्ट में क्या है, ईज़ ऑफ एंट्री, यानी कि इस तरह के मार्केट टाइप में कोई भी जो फर्म है वो किसी भी नए एंट्रेंट्स को, जो नए उद्यमी है, उसको किसी भी तरह से डिस्करेज नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब वो किसी को रोक नहीं पाएगा, यानी कि जो नए उद्यमी होंगे वो फ्री होंगे किसी भी इंडस्ट्री में प्रवेश करने के लिए। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके परफेक्ट कंपटीशन के। अब जो है यहाँ पर मैं डालती हूँ नंबर 2, मैं इस तरह से लिख रही हूँ और यहाँ पर लिख देती हूँ मैं इम्परफेक्ट
कंपटीशन, ठीक है, इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में बाकी सारे जो मार्केट टाइप्स हो जाएंगे वो सारे आ जाएंगे। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में पहला वाला है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो इसमें जो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है ये भी इस वाले कॉलम में लार्ज ही होगी, यानी कि जो नंबर ऑफ फर्म्स है वो बहुत सारे होंगे, ठीक है। लेकिन अगला जो कॉलम है उसमें देखिएगा प्रोडक्ट टाइप दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होंगे दे विल बी डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड यानी कि विभेदीकृत। ये क्या थे, समांगी या समान थे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट्स जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, जो कि आज के टाइम पर इसको देखिएगा ये आपको ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा, बिकॉज़ टूथपेस्ट प्रोड्यूस करने की बहुत सारी कंपनियां मौजूद है आपके इस टाइम पर, जैसे कि कहाँ लिखूँ, चलिए देखो, जैसे कि कौन कौन से हैं आपके, कोलगेट है और क्लोजअप है, ठीक है, और क्या क्या है, पतंजलि आ गया है, पतंजलि, और भी बहुत सारे हैं। तो इन सारे जो फर्म्स है, ये जो सारे फर्म्स है क्या उत्पादन करते हैं, उत्पादन तो टूथपेस्ट का ही करते हैं, लेकिन दे हैव मेड देयर प्रोडक्ट्स डिफरेंशिएटेड। अपने प्रोडक्ट्स को इन्होंने अलग अलग या डिफरेंशिएट कर लिया है, ठीक है। पतंजलि क्या कहता है कि हम स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं या हम प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और क्लोजअप में क्या कुछ मिंट डाल देते हैं, और कोलगेट में पता नहीं क्या स्पेशलिटी, हम कुछ याद नहीं आ रहा है, ठीक। तो सारे जो कंपनियां हैं वो किसी न किसी तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट करते हैं, और मान लीजिए कोलगेट ने नमक डाल दिया, ठीक है, या लौंग डाल दिया, कुछ ना कुछ कम ज़्यादा कर देते हैं किसी, ताकि जो कंज्यूमर है वो किसी न किसी क्वालिटी से इम्प्रेस हो जाए या अट्रैक्ट हो जाए और उसका प्रोडक्ट बिक जाए, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स विल प्रोड्यूस एंड सेल डिफरेंशिएटेड आइटम्स, ठीक है, एक ही तरह का होगा लेकिन डिफरेंशिएटेड होगा। सभी मंजन है, टूथपेस्ट है, लेकिन अलग अलग खासियत के साथ है, ठीक है। और दूसरा जो या अगला जो क्वालिटी है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस विल बी लार्ज, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं होगी, पहले वाले में बिल्कुल से इनफाइनाइट थी, लेकिन यहाँ पर इलास्टिसिटी जो है वो लार्ज होगी, जिससे कि आप यहाँ पर अगर फिगर बनाएंगे तो लार्ज का मतलब है कि जो डिमांड कर्व है मे बी इस तरह का हो, है ना, बहुत ज़्यादा एकदम से हॉरिजॉन्टल भी नहीं है ना। हॉरिजॉन्टल होता तो कब होता, इस तरह का होता आपका, हॉरिजॉन्टल होता, जो कि नहीं होगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ठीक है, इस तरह का होगा। और इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस लार्ज, ठीक है। और डिग्री ऑफ कंट्रोल क्या है आपका, सम है यहाँ पर, यानी कि थोड़ा बहुत डिग्री ऑफ कंट्रोल एग्जिस्ट करेगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। सम डिग्री ऑफ कंट्रोल विल बी सम, अ लिटिल बिट विल बी देयर। क्यों, क्योंकि दे प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड। मैम क्वेश्चन है, हाँ मैम ये डिग्री ऑफ कंट्रोल ये क्या है? डिग्री ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि जो फर्म्स हैं उनका
अपने प्रोडक्ट की प्राइस पर कितना कंट्रोल होगा। ठीक है, लिख लीजिए डिग्री ऑफ कंट्रोल, कहीं हेडिंग डालिए डिग्री ऑफ कंट्रोल यहाँ पर ख़ास तौर से इसमें लिखिएगा किसी बाज़ार में डिग्री ऑफ कंट्रोल का अर्थ है, किसी बाज़ार में डिग्री ऑफ कंट्रोल का अर्थ होगा कि फर्म का अपने उत्पादन या अपने उत्पादों के मूल्य पर कितना नियंत्रण है। फर्म का अपने उत्पादों के मूल्य पर कितना नियंत्रण है। ठीक है, ओके मैम, थैंक। हाँ देखिए, पहला वाला जो परफेक्ट कंपटीशन था उसमें क्या था कि डिग्री ऑफ कंट्रोल क्या है, नन है ना। तो ये नन क्यों है? नन मतलब कोई कंट्रोल नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। तो ये नियंत्रण क्यों नहीं है भाई? तो इसलिए नहीं है क्योंकि मैम होमोजेनियस प्रोडक्ट है। हाँ, बिकॉज द प्रोडक्ट्स आर होमोजेनियस और बिल्कुल से समान है, एक ही तरह का है। तो हम मान लीजिए हम अपना सामान बेच रहे हैं और हम एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा भी ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ा दिए और प्रोडक्ट्स किस तरह से हैं, बिल्कुल से समान है, तो जो ग्राहक है, और ग्राहक के पास क्या है, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है आपके परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के पास। ठीक है, तो उसको पता है कि यही प्रोडक्ट बगल में या थोड़ी दूर पर इससे कम दाम पर मिल जाएगा। तो वो ग्राहक जो है उसे छोड़कर दूसरी जगह पर आराम से चला जाएगा। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन या डिस्टेंस भी यहाँ पर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म को जब हम एनालाइज करते हैं तो हम उसको मान के चलते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, या जो इंसान है या जो क्रेता है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है। ठीक है, तो ये वो नहीं सोचेगा कि इतनी दूर कौन जाए, वो चला जाएगा। ठीक है, ये हम मान के चलते हैं। तो जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म है उसका अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस के ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर नन लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कि अब हमने कहा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इतने का बिकेगा, तो जो ग्राहक है वो कहेगा अरे यही टूथपेस्ट ही तो है, कुछ दूर पे इससे कम दाम पर मिल रहा है। तो ये जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म है ये कहेगा अरे ध्यान से देखिए, मेरे टूथपेस्ट में नमक है या कुछ है, तुलसी जी है या अदरक है, हनी है, कुछ भी है, इस वजह से मैं ये जो प्रोडक्ट है इस वजह से ये थोड़ा सा महंगा है। और इस तरह से वो अपने प्रोडक्ट प्राइस को जस्टिफाई कर सकेगा। ठीक है, तो सम है यहाँ पर। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि जो फर्म्स हैं, यहाँ पर कहाँ गया कर्सर मेरा, जो फर्म्स है ये लार्ज है। ठीक है, तो ऑप्शन बायर के पास है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्ट्स डिफ्रेंशिएटेड होने की वजह से
मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म के पास डिग्री ऑफ कंट्रोल की जो पावर है वो थोड़ी बहुत रहेगी। ठीक है, अगला जो है यहाँ पर ईज ऑफ एंट्री में लिखिएगा फ्री एंट्री फॉर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, करीबी प्रतिस्थानापन्न वस्तुओं के लिए मुक्त प्रवेश। ठीक है, तो जो सब्स्टिट्यूट्स गुड्स होंगे, मान लीजिए ये कोई वस्तु बेच रहा है मोनोपोलिस्टिक फर्म और उसका कोई बहुत ही करीबी प्रतिस्थानापन्न वस्तु है, तो उस वस्तु के लिए जो है एंट्री जो है वो आराम से हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो नए फर्म्स हैं वो प्रतिस्थानापन्न वस्तुओं के लिए या उसके उत्पादन के लिए मार्केट में एंटर कर सकते हैं। दूसरा है प्योर ओलिगोपोली। प्योर ओलिगोपोली, ठीक है, इसमें क्या है, ओलिगोपोली का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है द नंबर ऑफ फर्म्स विल बी फ्यू। ठीक है, थोड़े होंगे, जो बिल्कुल एक बहुत ही प्योर जो ओलिगोपोली होगा, या डुओपोली भी किसी अर्थशास्त्री ने डुओपोली को भी ओलिगोपोली का ही पार्ट माना है। एनीवे, तो यहाँ पर प्योर ओलिगोपोली में जो नंबर ऑफ फर्म्स होंगे दे विल बी फ्यू, कुछ होंगे, है ना, ज़्यादा नहीं होंगे, एक नहीं होंगे, दो या दो से अधिक होंगे। ठीक है, और प्रोडक्ट्स टाइप जो है होमोजेनस भी हो सकते हैं, और यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस विल बी स्मॉल। यहाँ भी सम होगा और लिमिटेड एंट्री होगी। लिमिटेड एंट्री, होमोजेनस प्रोडक्ट्स, फ्यू फर्म्स, क्या था यहाँ पे, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। ठीक है, यहाँ पर अब जब फिगर में भी इसका बने डिमांड कर्व का, तो ये थोड़ा सा और वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस अब यहाँ पर स्मॉल हो गया है, और यहाँ पर डिग्री ऑफ कंट्रोल में सम है, बिकॉज ओलिगोपोली है, कुछ ही फर्म काम कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो होमोजेनस है, इसलिए डिग्री ऑफ कंट्रोल सम यहाँ पर बना हुआ है। लिमिटेड एंट्री है बिकॉज थोड़े ही फर्म है, और जो ओलिगोपोली है वो अक्सर, अभी आप जब ओलिगोपोली स्टार्ट करेंगे आप देखेंगे कि दे मेक एग्रीमेंट्स, कार्टेल्स, कोलिसिव ओलिगोपोली एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ताकि वो लोग ही फ्यू जो है वो फ्यू ही बने रहें, ज़्यादा ना बढ़ पाएँ। ठीक है, अब सी जो है पॉइंट, उसमें लिखिए डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली में भी फर्म्स की जो मात्रा है वो फ्यू रहेगी, लेकिन जो प्रोडक्ट्स टाइप है वो डिफरेंशिएटेड हो जाएंगे। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली रख दिया गया है। ठीक है, और इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस अगेन स्मॉल, बट यहाँ पर जो डिग्री ऑफ कंट्रोल हो गया वो हो गया आपका लार्ज, और एंट्री जो है वो अगेन लिमिटेड ही रहेगी। राइट, तो ये आपका ओलिगोपोली का या डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। न्यू पेज खोलती हूँ। यहाँ तक कर लिया है आपने, आप लोगों ने? यस मैम।
अब जो है दूसरा लिखिएगा, नंबर डी पे है डुओपोली। डुओपोली, इसमें जो नंबर ऑफ फर्म्स है दे विल बी 2 ना, क्योंकि डुओ है, डुओ का मतलब 2, और प्रोडक्ट्स जो है वो होमोजेनस होंगे। ठीक है। डिग्री ऑफ कंट्रोल, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, सिर्फ 2 ही फर्म काम कर रहे हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस स्मॉल ही होगा, और डिग्री ऑफ कंट्रोल जो होगा वो लार्ज ही होगा। ठीक है। और बैरियर या एंट्री जो है वो लिमिटेड या स्ट्रॉन्ग बैरियर भी आप कह सकते हैं, या बैरियर एग्जिस्ट कह सकते हैं आप इसको। बैरियर मतलब बाधा, है ना, कि जो न्यू एंट्रेंट्स हैं उनको किसी फर्म में या इंडस्ट्री में प्रवेश करने के लिए क्या किसी बाधा का सामना करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। ठीक है। ई है, पॉइंट ई लिखिएगा, ओलिगोप्सोनी। तो जहाँ पर ये सोनी वाला वर्ड आए तो समझ लीजिए कि ये बायर्स पे फोकस कर रहा है। तो ओलिगोप्सोनी का मतलब है फ्यू बायर्स विल बी प्रेजेंट इन दी मार्केट। ठीक है। और बायर्स की बात हो रही है तो हम बाकी चीज़ों की बात नहीं करेंगे। और फिर है आपका मोनोपोली। मोनोपोली में कैसा होगा, वन सेलर होगा। प्रोडक्ट कैसा होगा, यूनिक होगा, एक ही तरह का होगा और कोई भी उसको बनाने में सक्षम नहीं होगा। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस वेरी स्मॉल हो गया यहाँ पर। मतलब कि अगर यहाँ पर हम फिगर बनाते हैं तो जो प्राइस इलास्टिसिटी है उसकी बहुत ही कम होने की संभावना होगी। ठीक है। और फिर क्या है यहाँ पर, डिग्री ऑफ कंट्रोल विल बी वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगा उस मोनोपोलिस्ट का अपने प्राइस के ऊपर। ठीक है। एक ही इंसान है जो या एक ही फर्म है, एंटरप्रेन्योर है जो किसी वस्तु को उत्पादित कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसी की मर्ज़ी चलेगी कि वो अपने प्रोडक्ट का क्या प्राइस सेट करता है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग बैरियर टू एंट्री, स्ट्रॉन्ग बैरियर टू एंट्री। ठीक है। अगर कोई नया उद्यमी या प्रोड्यूसर चाहे कि हम इसी के जैसा कुछ बना लें और हमको भी इतना हाई प्राइस हम यहाँ पर प्राप्त कर ले, प्रॉफिट कर ले, तो देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ बैरियर्स। आपने मोनोपोली में पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा तो बैरियर के बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि पेटेंट करा लिया इसने, इस मोनोपोलिस्ट ने क्या किया, पेटेंट करा लिया, तो फिर लीगली कोई भी दूसरा जो उद्यमी है वो उसको नहीं प्रोड्यूस कर सकता बाय लॉ। और दूसरे भी रीज़न्स है, जैसे कि मार्जिनल कॉस्ट का वेरी लो होना। ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट इज़ वेरी लो इन केस ऑफ दिस मोनोपोलिस्ट। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास ये सुविधा हो कि उसका जो मार्जिनल कॉस्ट है या जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम हो। ठीक है। तो अगर कॉस्ट कम होगा तो क्या करेगा, ये अपने प्राइसेस को बहुत ही लो सेट करेगा, है ना। हमारी कॉस्ट कम है, हम हैं किसी फेवरेबल कंडीशन में, या कोई जिस चीज़ का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं हो सकता है कि वो हमारे पास में हो, वो हमारी ही ज़मीन पे होता हो, कोई भी रीज़न हो, तो हमने उसकी प्राइस जो है बहुत ही लो सेट कर दी क्योंकि हमारा कॉस्ट कम था। और जो दूसरे लोग हैं वो इस फैसिलिटी को, उनके पास नहीं है ये फैसिलिटी, तो वो हायर प्राइस चार्ज करेंगे ऑब्वियसली। तो जब एक जगह पे हायर प्राइस है और एक जगह पर लो प्राइस है, तो जो कस्टमर है वो नेचुरली जो लोअर प्राइस का प्रोडक्ट है उसे ही ख़रीदेगा और
लॉन्ग टर्म में या इवेंचुअली जो हायर प्राइस चार्ज कर रहे थे फर्म्स, वो मार्केट से आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉपीराइट, पेटेंट, लो कॉस्ट एक्सेट्रा, दीज आर द रीजंस फॉर एग्जिस्टिंग दी मोनोपोली पावर्स। ठीक है, अब क्या है दूसरा जी, जी में आप लिखिए मोनोप्सनी। मोनोप्सनी अगेन कैसा वर्ड साउंड आ रहा है, सोनी वाला साउंड आ रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर कैसा बायर्स कितने हैं, वन बायर ओनली। ठीक है, सिर्फ एक ही प्रकार का जो या एक ही जो क्रेता है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ट्रेड यूनियंस के लिए इसको बहुत यूज़ किया जाता है मोनोप्सनी को। इसमें जो उत्पादक संघ होते हैं उनको एक सिंगल बायर के रूप में देखा जाता है, और जो ट्रेड यूनियंस होती हैं वो श्रम शक्ति को बेचती हैं। ठीक है, आप लोग अपने सिलेबस में भी आगे पढ़ें। फिर लास्ट है आपका यहाँ पर बायलैटरल मोनोपोली। बायलैटरल मोनोपोली, इसमें क्या होगा, वन बायर एंड वन सेलर। और प्रोडक्ट टाइप क्योंकि ओनली वन सेलर है तो यूनिक ही रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स के। ठीक है, तो जो भी आपने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक है डिफरेंट मार्केट टाइप्स के, वो किस तरह के हैं, और अगर ये आपने टेबल बना लिया है तो आपको चीज़ों को याद करने में आई होप काफ़ी आसानी रहेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नो मैम।